ज़्यादातर फैमिलीज़ में लड़कियों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। जवाब मत दो का एक बहुत बड़ा लड़कियों के ऊपर ये होता है। तो जैसे ही जवाब देती हैं कि ये तो बहुत बोलती है। हमारी सरकार लॉज़ बना रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन समाज की सोच में जब तक बदलाव नहीं आएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि मैं हमेशा एनसीडब्ल्यू में बोलती थी, एनसीडब्ल्यू की ज़रूरत जब तक है, तब तक मतलब इक्वालिटी नहीं है समाज में, और जब वो ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, तब वो इक्वालिटी आएगी। इट विल टेक मैनी मोर जनरेशन टू बी जेंडर फ्री सोसाइटी। न्यूक्लियर फैमिलीज तभी आने लगी जब ये मूवीज में भी दिखाया जाता था कि सासों को हमेशा गलत तरीके से ही दिखाया जाता था, शी इज द डिमन, और ये तंगी करेगी। और एक यंग गर्ल्स के बीच में ना दिमाग में डर रहता था कि मैं शादी होके जाऊंगी, कैसे ट्रीट करूंगी। और फिर बीच में बहुत सारा ये ब्राइड बर्निंग का भी बहुत सारे केसेस आने लगे, जलाया जाता था लड़कियों को, और बहुत गलत गलत चीज़ें हुई। ये हम 70s में, अगेन 70s 80s में ये हुआ। कन्वर्जन के लिए औरतों को यूज़ किया गया, उनके ऊपर ज़बरदस्ती करते थे ताकि पूरी फैमिली कन्वर्ट कर ले। एजुकेशन में हम केवल ये देखते हैं कि बच्चा कितना पैकेज मिलेगा ये एजुकेट होने के बाद। आईआईटी करेगा तो इसको ये पैकेज मिलेगा, आईएम करेगा तो ये पैकेज मिलेगा। हम बचपन से उसको एक पैसा कमाने की मशीन बनाते हैं। हाय नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन सिंह एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू बी सिटिंग विद रेखा शर्मा जी. Rekha ma'am is a member of parliament, gladly from Haryana now. Yeah. Welcome very much. Thank you, Arjun. Ma'am has spent considerable time at, in fact, 9 years or so at the National Commission for Women. And you were also previously there as chairperson. Yeah. And right after that, you joined as a member of parliament. There are a bunch of things, because it's a podcast, we like to keep it, generally casual. जो प्रश्न होने वाले हैं वो भी ऐसे होंगे जो ऑडियंस को और जनरली जो रीडर्स भी होते हैं व्हेन आई राइट ऑन दीज मैटर्स, या फिर कोई भी जो जनरली जो बातें जानना चाह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आज के टाइम पर जो ये हम जैसे पेरेंटिंग मॉडल पे भी हम जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्वर्सेशंस नहीं हो रही हैं घर के अंदर, जिसके अंदर लोग समझ पाएँ कि कैसे मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को, पर्सनल एंड एज वेल एज प्रोफेशनल चैलेंजेस को डील किया जाए। उससे रिलेटेड शायद प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं हो पा रही है, जिस वजह से कोई भी चैलेंज जो इन दोनों स्पेसेस के अंदर मिलता है आजकल युवाओं को, उससे डील करना थोड़ा चैलेंजिंग हो पा रहा है। तो एंड ऑफ कोर्स विमेन इशूज़, मेंस इशूज़ एज वेल, एंड देन पॉलिटिकल जर्नी, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस. Let me begin by asking, tell us a bit about your journey, and of course tell us where did you get the sari from? थैंक यू अर्जुन। पहले साड़ी से ही शुरू करें, साड़ी से शुरू क्योंकि ये क्यूरियोसिटी को कम करना चाहिए। दिस इज़ फ्रॉम साउथ सिल्क है, और बिकॉज आई वॉज इन एनसीडब्ल्यू, मैं सारी जगह जाती थी, तो मेरा एक पैशन है कि अगर 1 घंटा भी मिले, चाहे स्पेशली दुकान खोल के करवाना पड़े शॉपिंग, तो मैं करती थी। तो ये वही की एक शॉपिंग है ड्यूरिंग एनसीडब्ल्यू जर्नी। आपने पूछा बचपन की ये जर्नी कैसे शुरू हुई, तो मैं एक बहुत साधारण फैमिली में पैदा हुई हूँ। यू कैन से मिडिल क्लास फैमिली। उन दिनों मिडिल क्लास फैमिली भी आज की मिडिल क्लास फैमिली नहीं थी, मतलब हम अच्छे से खा पी सकते थे, उतना ये नहीं था कि हम स्प्लर्ज कर सकें कपड़ों पे या जूतों पे, ऐसा नहीं था। पढ़ाई कर सकें ये था कि पेरेंट्स का ये, स्पेशली मेरे फादर की ये वो थी कि बच्चे पढ़ लें, क्योंकि 5 भाई बहन थे, और मेरे फादर की जर्नी लाहौर से शुरू हुई थी, जो घर बार छोड़ के यहाँ आए थे, ज़ीरो से शुरू किया था उन्होंने एज अ यंग बॉय। तो 10th पास होने के बावजूद भी वो ग्रेड 1 ऑफिसर रिटायर हुए थे, क्योंकि उनकी खुद की बहुत लंबी जर्नी, स्ट्रगल ये वो, तो उनसे बहुत सीखा। वो खुद जो बनना चाह रहे थे, और बिकॉज पार्टीशन और ये सब करने के बाद नहीं कर पाए, वो उन्होंने हमारे में सपने देखे, और शायद मुझ में सबसे ज़्यादा देखे। तो इसलिए उनकी हमेशा ये रहता था कि मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करूं, मैं लेक्चर्स दूं, हमेशा वो प्रिपेयर कराते थे मुझे खुद। बचपन से उन्होंने मुझे बहुत पुश किया, और
बहुत अच्छी आज़ादी थी, ऐसा नहीं था कि घर में लड़कियां 3 हैं और लड़के 2 हैं, लड़कों को ज़्यादा मिले लड़कियों को कम मिले, ऐसा कुछ नहीं था। आप सबसे बड़ी थी? मैं सबसे छोटों में से सेकंड, मतलब सेकंड लास्ट। चौथे नंबर पे थे हाँ, आप? चौथे नंबर पे थी। और लाहौर से आकर आप कहाँ सेटल हुए थे? मेरे फादर वाज 16-17 व्हेन ही केम फ्रॉम लाहौर। वो जालंधर में सारे बहन भाई रुके थे, और जालंधर के बाद मेरे फादर सीडीए एयरफोर्स में जब हो गए तो वो देहरादून आ गए और देहरादून ही सेटल हो गए। तो मैं बॉर्न एंड बॉट अप देहरादून में हूँ। मैम, आपने एक एजुकेशन की भी बात की ना, कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन एनीबॉडीज जर्नी। क्या वुड यू अग्री और व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर कि एजुकेशन फर्स्ट जनरेशन को, मतलब अगर आपने एक बार वो ब्रेक थ्रू अचीव करना है कि आप प्लेटफॉर्म अचीव कर पाएँ, क्या एजुकेशन ही इकलौता वो द्वार था? पहले तो मेरे ख्याल से वही था, उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं था। एक मिडिल क्लास फैमिली से आना, आप एजुकेशन अच्छी करें ताकि आप एक सेफ सिक्योर जॉब इंश्योर कर पाएँ अपने लिए। क्या वो पर्सपेक्टिव आज भी कैरी ऑन होता है? एक तो होता है कि एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन इज़ अ गुड रिक्विजिट, कि अगर आपने लाइफ में कुछ बढ़ना है आगे, आपके पास अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए टू ग्रो। बट डू यू थिंक इंडिया हैज़ चेंज्ड फ्रॉम दोज टाइम्स? यस, इट हैज़ चेंज्ड। एजुकेशन तो है ही, मतलब मिनिमम एजुकेशन तो होनी ही चाहिए, लेकिन आज स्किल को बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से जब से स्किल इंडिया शुरू हुआ है, या बहुत डिफरेंट जॉब्स हो गए हैं। हमारे ज़माने में क्या होता था, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इसी की तरफ पुश करते थे, और ऐसे लोग जो सिर्फ ग्रेजुएट हों और चूज़ कर लें शादी। जैसे मैंने 20 साल में शादी कर ली थी, उसके बाद मैंने पढ़ाई दिस इज की। व्हिच डेकेड यू आर टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट 83। 83. I got married in 83. I was just 20-year-old and got married to an army officer who was getting posted from one place to another place. तो उसमें कुछ ठहराव नहीं हो पाता था, बट मेरा पैशन ये था कि मुझे कुछ ना कुछ सीखते रहना है और करते रहना है। तो मैंने ड्यूरिंग दीज पोस्टिंग्स जहाँ जहाँ भी रहे कोई कोर्स किया। जैसे मैंने अर्लीस्ट कोर्स फैशन डिज़ाइनिंग किया 2 साल का। Which is why you picked this. No, that was inborn in me. It was only a thappa that I wanted to do fashion designing. But the sense of style and fashion was always there. Always there. We only used to get, खादी के कपड़ा खरीद लिया फादर ने, और उसमें से सबने बनाने हैं। बट माई डिज़ाइंस वर ऑलवेज डिफरेंट, क्योंकि मैं खुद करके टेलर को बोलती थी ऐसे बनाने हैं, चाहे वो उसी एक थान में से सबके बन रहे हों, लेकिन मेरा डिज़ाइन डिफरेंट होता था। तो ये मेरे में इनबॉर्न था। चाहे आप घर को सजाने का स्टाइल देख लो, या खुद को कपड़े पहनने का स्टाइल, तो वो डिफरेंट था। वो इनबॉर्न होता है, मुझे लगता है। उसको थोड़ा सा पॉलिश कर सकते हो बिकॉज ऑफ दीज कोर्सेज। मैम, व्हेन 20 साल की उम्र में आप चीज़ें और आप दुनिया को थोड़ा समझने का प्रयास कर रही हो, एक एज ए यंग वुमन, आज की प्रायोरिटीज ऑफ अ 20-year-old young woman and the priorities of a 20-year-old At that time, woman, yeah. that would have been drastically different. Would you agree? Yes, yes. क्या बदलाव आया है? आज करियर पहले बनाना चाहती हैं लड़कियां, शादी बाद में सोचती हैं, और विच इज़ गुड। मेरी खुद की डॉटर्स ने 28 साल में 27 साल में शादी की है, और उनका तब तक करियर बन गया था, घर बन गया, मतलब सेटल कर लिया था उन्होंने एक घर पे। दे हैड अ कार ऑफ देयर ओन। वो आधी दुनिया घूम चुकी थी। मुझे लगता है यही होना चाहिए, लड़कियों को करियर के लिए तैयार करना चाहिए, ना कि शादी के लिए। तो 80s के अंदर ऐसा क्यों लगता है आपको? 80s के अंदर इस तरह का माहौल क्यों बना हुआ था, या फिर ऑफ लेट ये जो बदलाव आया है? आई वांट यू टू रिफ्लेक्ट ऑन कि कैसे ये कई सारे दशक बीते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम इस तरह से देखें ना, जो दिल्ली में आज हो रहा है वो शायद 10 साल बाद किसी छोटे शहर में होगा, और उसके 10 साल बाद किसी और गांव देहात के अंदर बात होगी। जो हमारी टियर 1 टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उसके अंदर जिस तरह की बातें हुई हैं, जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, वही धीरे धीरे एमुलेट होती हैं छोटे शहरों के अंदर। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से ये ज़रूर हो गया है कि वो जो अडॉप्शन थी वो कंपैरेटिवली बहुत क्विकली हो गई है। हाँ। आज 3 साल नहीं लगते किसी एक आइडिया को पहुंचने लगते हैं, आज वो 3 दिन के अंदर या 3 हफ्ते के अंदर वो आइडिया नीचे जाने लग जाता है। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि बिफोर टेक्नोलॉजी केम इन, बिफोर टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन केम इन, 80s के अंदर प्रायोरिटीज़ क्या थी फॉर वुमेन, सिचुएशन क्या था फॉर वुमेन, और कैसे ये बदलाव धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ? देखिए, I want you to draw from your personal experiences I and can tell you, because
मेरी फैमिली की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी। शायद अगर हम 2 बहन भाई होते तो डिफरेंट होता। 5 भाई बहन, उसमें से भी मुझे एग्जाम्पल के लिए बाकी बहन भाई नहीं थे कि वो बहुत अच्छा कर रहे हों, ऐसा नहीं था। मैंने अपनी सिस्टर्स को देखा कि 20-21 साल में उनकी भी शादी हो गई। ब्रदर्स को देखा ठीक ठीक कर रहे थे, कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे लाइफ में, जो मेरे लिए वो हो एग्जाम्पल हो, इंस्पिरेशन हो। हाँ इंस्पिरेशन हो। मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं कहा, वो उनके मेरे प्रति बहुत वो थे ड्रीम्स, उन्होंने नहीं कहा था कि जल्दी शादी करो। दैट वॉज माई ओन चॉइस एक्चुअली। आई वॉज इन लव विद माई हस्बैंड, नाउ हस्बैंड। I was just 15 year old when I started communicating with him, and we were seeing each other. और उसमें फिर And that seems too modern an idea for yes, in 1980s. fact I proposed him, so it was very modern in those days. Should have called him for the recording as well. So that was मतलब unacceptable in that Back in the day, society. perhaps, yeah. हाँ, but my father never said कि ये क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों। he said कि तुम वेट करो, शायद तुम्हारा खुद का ही चेंज हो जाए ये विचार कि तुमने शादी करनी है उससे। he was too modern for, मतलब मेरे हस्बैंड he was a paying guest in our house, और जब वो जा रहे थे, आर्मी में सेलेक्ट हुए और वो जा रहे थे, तो मुझे सी ऑफ करने ट्रेन पे जाना था। एंड माई फादर, आई वॉज इन 11th दैट टाइम, एंड माई फादर गॉट मी अ बुके कि उसको तुझे बुके देना होगा। सो व्हेन आई थिंक नाउ कि उस टाइम पे ऐसे फादर्स नहीं होते थे। मतलब आज भी ऐसे फादर्स मिलना शायद वुड बी अ ट्रिकी थिंग। हाँ। मतलब आप शहरों के अंदर शायद उम्मीद कर लें, बट गांव देहात के अंदर तो कहाँ मौका मिलेगा। सो इट वाज ऑल द प्रोग्रेसिव आइडियाज यू या प्रोग्रेसिव आइडियाज, एंड ही नेवर सेड कि नहीं करना, ही सेड वेट। अगर तुम जब 18 की हो जाओगी और उसके बाद भी तुम्हें करना होगा तो वी विल नॉट से नो, बट वेट। तो मेरे इन लॉज की तरफ से थोड़ा रेजिस्टेंस था, और जब वो रेजिस्टेंस खत्म हो गया एंड ही दे सेड गो हेड, सो वी गॉट मैरिड। ओके, सो गेटिंग मैरिड एट द एज ऑफ 20, क्या प्रोफेशनल एम्बिशंस या पर्सनल प्रायोरिटीज़ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हुआ? क्योंकि एक जनरली व्हेन यू गेट मैरिड, एक पहला टसल तो यही होता है कि हु डू यू प्रायोरिटाइज योर प्रोफेशन, और या फिर पर्सनल फैमिली का ध्यान रखना या फैमिली को बढ़ाना। मैं इसके पीछे भी अब जब मैं सोचती हूँ ना कि मैंने क्यों इतनी जल्दी प्रपोज किया या शादी की, तो मुझे लगता है कि वो छोटे टाउन की एक वो थी जिससे मैं निकलना चाहती थी। मैं 10वीं 11वीं में थी, तब से मैं अप्लाई करना शुरू कर दिया था कि दिल्ली में अगर सेल्स गर्ल की भी नौकरी लगे ना तो मैं ऐसे ही अप्लाई कर देती बिना सोचे समझे। मुझे पता था मेरे फादर नहीं जाने देंगे। कभी कोई इंटरव्यू लेने आए, एक बार बॉम्बे से एक कंपनी आई थी कि हम लोग यहाँ से भेजेंगे एक्टर्स एक्ट्रेसेस, और देन आई वेंट एंड गो स्क्रीन टेस्ट दे दिया मैंने जाकर। आई वॉज जस्ट आई थिंक इन 8th और 9th। तो मेरे फादर ने कहा ऐसा तो बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, मतलब उस पर उन्होंने ही पुट हिज फुट डाउन कि ये नहीं हो सकता, तुम नहीं जा सकती इतनी छोटी उम्र में कहीं इधर उधर। मुझे उस जगह से निकलना था। मुझे लगता था कि मेरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और मुझे फर्स्ट वो लगा अपने हस्बैंड में देख के कि ही विल टेक मी आउट ऑफ दिस नो। तो वो एक मुझे लगता है, मुझे अब मैं सोचूं तो वो टीनेजर लव था एक, लेकिन वो एक वो भी था कि मुझे यहाँ से निकलना है किसी तरीके से, कैसे निकलूँगी। तो वहाँ से निकलने के बाद आर्मी में बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, बिकॉज मैंने नहीं सोचा था कि आर्मी में इतनी अच्छी लाइफ होगी। वहाँ दे गिव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू विमेन, एंड विमेन लर्न सो मच फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आती हैं वाइफ्स। आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत ग्रोथ होती है आपकी, आपको सीनियर ऑफिसर्स से सीखने को मिलता है। सो व्हेन लेडीज यूज्ड टू टॉक between themselves, I used to stand up and I used to go to the bar, stand up with the men and talk to them about their life, about their journeys. तो मुझे हमेशा सीनियर्स के साथ दोस्ती करना या उनसे सीखना बड़ा अच्छा लगता था, और मेरी ग्रोथ का रीज़न यही रहा। चाहे पॉलिटिक्स में हो मैंने, या पॉलिटिक्स में भी अगर मुझे काम कराने जाना है तो मैं एसपी के पास नहीं जाऊंगी किसी का काम कराने, मैं सीधे डीजी के पास जाऊंगी। आई वाज जस्ट अ न्यू पर्सन व्हेन इन पॉलिटिक्स, आई जस्ट 30। तो मैं हमेशा सीनियर मोस्ट को देखती थी कि इससे बात करके ठीक होगा। और जब आप इंस्पायर तभी होते हो जब आप अपने से सीनियर्स या अपने से बेटर, स्कूल में भी मैंने जो दोस्त बनाए अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट दोस्त बनाए। तो
आप ज़्यादा अच्छा अचीव कर सकते हो अगर आप दोस्त ऐसे बनाओ तो ये जर्नी, सो वुड यू से एजुकेशन हेल्प्स, और साथ साथ ये जो कंपनी है, क्योंकि एवरी इट इज़ इन अ पैकेज। ओनली एजुकेशन, किताबी कीड़ा होने से कुछ नहीं होता। मैंने अपने बच्चों को भी यही हमेशा सिखाया है कि ऑलराउंडर बनो। टॉपर बनने की ज़रूरत नहीं होती कि यू हैव टू टॉप द एग्ज़ाम्स, और कितने टॉपर्स होते हैं जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। मेरे स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट होता था, आज वो कुछ नहीं कर पाया ज़िंदगी में। हम जब उससे बात करते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये वेस्ट हो गया, इसका इंटेलेक्ट लेवल इतना तेज़ था, ये हमेशा टॉप करता था। तो लाइफ में बहुत कुछ चाहिए होता है। आप उसके पेरेंट्स शायद उसे बहुत फोर्स करते थे कि तुझे टॉप ही करना है, तो और कुछ कर ही नहीं सका। उसको लाइफ स्किल्स नहीं आए, बाकी वो सिर्फ पढ़ाई में ही रहा। तो आप ये नहीं कर सकते केवल, और स्पेशली आज की दुनिया में। यस, सो विच इज़ वाई वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो आइडिया चलता है, या जो एक तो पॉपुलराइज इतना हो गया है, बट एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो परहैप्स द ओनली सोल्यूशन टू मेनी ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम्स दैट इंडिया इज फेसिंग। चाहे इकोनॉमिक चैलेंजेस हम लें, चाहे हम बिजनेस रिलेटेड, चाहे हम जनरल सोसाइटल ग्रोथ की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द वे अहेड, विच आई वुड से कि एजुकेशन इज़ अ प्रायोरिटी, उसे ज़रूर करना है, बट उसके बाद कीप योर माइंड ओपन टू अदर अपॉर्चुनिटीज़। इसी ढर्रे में ना घुस जाएं जिस ढर्रे के अंदर आज अ लॉट ऑफ आवर यंग पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व इन के सरकारी नौकरियों की तैयारी करनी है। When did it happen, or when did that switch begin to happen in your life कि मुझे पॉलिटिक्स की तरफ जाना है? क्योंकि 20 साल के अंदर आपका विवाह हो गया है, एंड उसके बाद यू आर ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री। When did it happen? And this happened 10 साल का ही समय है, 10 साल के अंदर आपने ये फैसला ले लिया कि मुझे पॉलिटिक्स के अंदर जाना है, from a girl who was otherwise had little idea about what the world was beyond Dehradun. मैं जब बहुत छोटी थी तो भी मुझे ना लोग इंदिरा गांधी कहा करते थे। उन दिनों स्ट्रॉन्ग वुमेन मीन इंदिरा गांधी एक एग्जाम्पल थी। इंदिरा गांधी में मैं हर गलत चीज़ के लिए खड़ी हो जाती थी सड़कों पे लड़ने के लिए, चाहे वो ईव टीजिंग जैसी चीज़ हो। और देहरादून में उन दिनों बड़ी प्रेवलेंट थी ये ईव टीजिंग। तो मुझे लोग हमेशा से कहीं ना कहीं सिनोनिमस कि ये कहीं पॉलिटिक्स में जाएगी, ये तो पता था कि मैं कुछ, और मुझे लगता था जो गलत चीज़ें हैं वो चेंज कैसे लेके आए अगर पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। तो यू हैव टू गो डीप इनसाइड टू मेक इट करेक्ट। तो इसलिए फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मैं ड्यूरिंग दिस कोर्स ओनली, आर्मी में ही थी मैं। हम लोग लखनऊ पोस्टेड थे और मैं अपने फादर से मैंने कहा कि मुझे लेके चलो बीजेपी ऑफिस। संघ से थे मेरे फादर हमेशा से, हम उसी सोच के थे। तो बचपन में भी जब इलेक्शंस होते थे तो हमारे फादर हमें हमारी ड्यूटी लगवा देते थे इलेक्शंस में कि लोगों को लेके आना है, गाड़ी में लेके आना है, तो आप लेके आओ और वोट डलवाओ। तो मतलब मैं बहुत छोटी थी कि एक ब्लाइंड लेडी के साथ गई और उसने कहा वोट डालना है। मैंने कहा कहाँ लगाना है, ठप्पा लगाते थे उन दिनों, तो वो कहती जहाँ मर्जी लगा दो। तो मैंने जनसंघ होता था, अपना दीपक पे निशान लगाया और डाल दिया। तो मैं बहुत छोटी थी, तब से हम ये करते रहे हैं। तो ये मेरे पास नेचुरल वो था कि बीजेपी में जाना है जब जाना है। और लखनऊ में नहीं कर पाई किसी वजह से ज्वाइन। तो जब पंचकुला में हमने घर खरीद लिया और रहने लगे, मेरे हस्बैंड यूज्ड टू गो फॉर द पोस्टिंग्स, आई वाज स्टेइंग बैक विद माय डॉटर्स बिकॉज दे वर इन क्लास 1 इन क्लास 5, तो एजुकेशन शुरू हो चुकी थी। तो आई स्टेड बैक, देन आई जॉइंड बीजेपी फॉर्मली विद माय फादर अगेन, एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी एज डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। Okay. सो बहुत छोटी सी पोस्ट से शुरू किया था और बहुत लंबी जर्नी है, फिर उसके बाद बहुत लंबी जर्नी है। तो पार्टी तो परिवार है ना, और पार्टी में कोई छुट्टी तो है नहीं। पार्टी में बिल्कुल छुट्टी नहीं है। मतलब मुझे हमेशा से बहुत सीरियसली काम करने का, कि उन्होंने कह दिया ये काम है तो 100% करना ही है। तो फिर चाहे बच्चों को छोड़ के जाना है, कुछ करना है तो। बट वर यू एबल टू इमेजिन व्हेन यू हैड जॉइंड कि आप एक दिन सांसद बन सकती हैं, या पार्टी कभी इतनी सशक्त हो जाएगी, इतनी बड़ी हो इमेजिनेशन जाएगी? तो इससे बड़ी है। आई विल नॉट से कि ये यहाँ पे बनना। शुरू हो खत्म हो गई इमेजिनेशन, और उस टाइम भी बहुत बड़ी थी। लेकिन जब स्ट्रगल करा और लगा कि हरियाणा की पॉलिटिक्स इज़ वेरी टफ फॉर वुमेन, तो कई बार गिव अप भी कर दिया। ऐसे नहीं कहूँगी कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत बार गिव अप किया कि नहीं हो सकता अब। लेकिन पॉलिटिक्स ऐसा कीड़ा है कि आप यहाँ से एक बार आ गया तो फिर वो निकलता नहीं है। फिर आप थोड़ी देर रेस्ट करते हो, रिजुवनेट करते हो, वापस आ जाते हो।
तो वही मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ कि नहीं कर पाऊंगी शायद। कई बार मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि लोग इतनी बकवास करते हैं, मैं नहीं, मैं बैठ जाऊंगी घर। तो वो कहते थे इसीलिए कहते हैं लोग, ताकि वो चाहते हैं तुम घर बैठ जाओ। अब ठीक है, तुम घर बैठ जाओ, वो तुम चाहती हो वो जो चाहते हैं वो हो जाए, तो ठीक है फिर। तो ही इंस्पायर्ड मी, इनफैक्ट ही वाज ऑलवेज स्टैंडिंग बाय मी। बहुत टफ डेज में भी ही वाज स्टैंडिंग बाय मी। पंचकुला में आप कौन से दौर की बात कर रहे हैं, कौन से ईयर्स? 96 में आई जॉइंड पॉलिटिक्स। वाह, सो 95 से 98 तक तो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पंचकुला ही थे। हाँ, तो उन दिनों उनसे सीखने को बहुत मिला ना। जैसे बूथ पे कैसे लड़नी है इलेक्शन की, तो वो सब उन्हीं से सीखा हमने। मैं मीडिया संभालती थी उन दिनों, तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराने, उनके लिए प्रेस नोट लिख के देने उनके, तो वो भी बहुत सारा उनके साथ काम सीखने को मिला, शुरुआती दौर पे मिला। पंचकुला में कौन से सेक्टर में रहते थे आप? सेक्टर 9 में। मैं सेक्टर 7 में मोदी जी रहा करते थे ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से महावीर सिंह महावीर थे। जी के घर हाँ पे, जी, हाँ हाँ जी। जी। तो वहाँ पे था। तो मैम एक और चीज़, जैसे आपने यू मेड अ पॉइंट, मेड अ कैजुअल मेंशन ऑफ ईव टीजिंग। ईव टीजिंग, क्या आपको लगता है कि इट्स अ consequence of a society which is not properly educated or informed? जिस समाज के अंदर या जिस एरिया के अंदर या जिस शहर के अंदर अगर महिलाओं को सड़क पे चलते हुए भी इस तरह की किसी भी चीज़ का सामना करना पड़ता है, what do you think it reflects on the society that we're living in? See, somewhere society in those days and even today, they think that women are some second grade citizen, और इनको हम कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं। और ये सोसाइटी नहीं, फैमिलीज से ही शुरू होता है। सोसाइटी इज मेड ऑफ फैमिलीज, वी ऑल। ज़्यादातर फैमिलीज में लड़कियों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, अधिकतर लड़कों को। और अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब लड़कियों ने ही चेंज करने पे But why was that the case? Why do you think लड़कियों को प्रायोरिटी नहीं ये मिलता था? हमारे बहुत लंबी हिस्ट्री है इसके ऊपर। अगर आप हिंदू संस्कृति देखें तो हमारी इक्वालिटी थी। वेद और पुराणों में देखिए तो महिलाओं के बिना हवन भी नहीं हो सकता था। हस्बैंड वाइफ के इक्वल राइट्स थे। लेकिन जब मुगल्स हमारे यहाँ आए और औरतों के ऊपर अत्याचार होने लगे, उठा के रेप्स होने लगे, कन्वर्जन के लिए औरतों को यूज़ किया गया, उनके ऊपर ज़बरदस्ती करते थे ताकि पूरी फैमिली कन्वर्ट कर ले। तो उस टाइम पे मुझे लगता है अपनी लड़कियों को बंद करना शुरू किया। और वो डर जो था उसके बाद तो फिर वो सेकंड ग्रेड ही सिटीज़न हो गई, और उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको पढ़ाई रोक दी गई उनकी। जब एजुकेशन ख़त्म कर दो किसी की, तो आप उसको फिर गुलाम बना सकते हो। जब आप किसी को आप गुलाम बनाना चाहो ना, तो ब्रेन से उसको बना लो। मतलब आप उसको पढ़ाई लिखाई, सोचने और क्वेश्चन करने की शक्ति ख़त्म कर दो। जहाँ आप क्वेश्चन नहीं कर सकती औरत, वो फिर अपने सारे राइट्स खो देती है, और उसको लगता है ये नॉर्मल है। और ये डिकेड से होते आ रहा है, होते आ रहा है। सो वो डीएनए में कहीं औरतों के भी घुस गया है। और ऐसा नहीं है कि ये आदमी ही करते हैं औरतों के प्रति, जो औरत ही औरत के प्रति भी करती है। क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने ज़िंदगी ऐसे बिता ली, मेरी सास ने ऐसे किया या मेरे पेरेंट्स ने, और नेक्स्ट जनरेशन क्यों इतनी ज़्यादा, वो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन होता आया। और आदमियों ने तो मुझे लगता है बिल्कुल ही ये सोच लिया कि हमारी गुलाम है ये औरत। और ये पहले अब एजुकेशन जैसे जैसे औरतों में आई, उन्होंने क्वेश्चन करना, तभी मैं लड़कियों को बोलती थी, जब मैं आई यूज्ड टू गो टू द कॉलेजेस टू स्पीक, सो आई ऑलवेज यूज्ड टू से नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग। एंड आई इनफैक्ट मैं बहुत अपनी डॉटर्स का एग्जांपल दूंगी, क्योंकि मैंने अपनी डॉटर्स को ऐसे रेज किया है कि जो मुझे कहा जाता था ना कि बोलो मत ज़्यादा, मेरी माँ ज़्यादा था, शी वॉजंट एजुकेटेड, सो शी यूज्ड टू से कि जवाब मत दो का एक बहुत बड़ा लड़कियों के ऊपर ये होता है। तो जैसे ही जवाब देती हैं कि ये तो बहुत बोलती है, ये तो बहुत तेज़ है, वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने अपनी बेटियों को ये कहा कि जवाब पूछो, मतलब मांगो, हर चीज़ पे मांगो, मुझसे भी मांगो। तो ये अगर आप बोलने का सिखा देते हैं ना लड़कियों को,
तो कभी गुलाम नहीं होती। और आज वही डिफरेंस है पहले की लड़की और आज की लड़की में, कि आज वो क्वेश्चन करती है। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला कि ऐसा नहीं था भारतीय सभ्यता और समाज में कि महिलाएं और पुरुषों के बीच में कोई एक बड़ा गैप था। कई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, कई हैबिट्स हैं, घर परिवार के ऐसे बड़े फंक्शंस हुआ करते थे जिसमें महिलाएं आगे भी होती थी, और यूजुअली महिला और पुरुष जो हस्बैंड वाइफ है दे वुड सिट टुगेदर फॉर ऑल दीज फंक्शन। पर क्योंकि मिडिवल एजेस के अंदर, मुगल काल के अंदर, सल्तनत काल के अंदर इस्लामाइजेशन जब इतना हुआ तब, और फोर्सफुल कन्वर्जन होने लगी, तो उसके अंदर वेमेन बिकेम अ टूल फॉर फोर्सेबल कन्वर्जन्स। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस जो चीज़ शायद इसलिए की गई हो, जो परहेज़, जो रोकना इसलिए किया गया हो कि उनको बचाया जा सके, परिवार को बचाया जा सके, धर्म को बचाया जा सके, दे बिकेम हैबिट्स, वो प्रैक्टिस में आ गया। बट क्या वुड यू अग्री कि ये जो बदलाव है ये हम पिछली 3-4 जनरेशन्स के अंदर ही स्विच कर पा रहे हैं, या विल इट टेक मेनी मोर generations to bring about this change? It will take many more generation to be gender free society. I'm not saying that if now we have laws जो टिल्ट करती हैं महिलाओं के प्रति, वो भी खत्म होंगे तब वो जेंडर फ्री सोसाइटी होगी। और वो तब खत्म होंगे जब ये सोसाइटी या गवर्नमेंट और सबको, हम सबको लगेगा कि हम अब इक्वल हैं। अभी समाज में इक्वालिटी नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी है, हमारी सरकार लॉज बना रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन समाज की सोच में जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि मैं हमेशा एनसीडब्ल्यू में बोलती थी, एनसीडब्ल्यू की ज़रूरत जब तक है तब तक मतलब इक्वालिटी नहीं है समाज में, और जब वो ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तब वो इक्वालिटी आएगी, या इक्वालिटी आएगी तो ज़रूरत ख़त्म होगी। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जेंडर फ्री सोसाइटी बनाएं, जेंडर पे ना सोचें। बट डू यू थिंक इट्स अ जेंडर फ्री सोसाइटी? दो चीज़ें हैं इसमें। क्या जेंडर फ्री सोसाइटी आपको सिर्फ इसीलिए चाहिए क्योंकि, और इज इट अ यूटोपियन गोल कि एक आइडियल स्टेट है, और डू यू थिंक इट्स अ रियलिस्टिक गोल टू अचीव? It is a realistic goal. I'm not saying, I'm not that kind of feminist की bra burning वाली जो होती है, no. Women can achieve in a साड़ी also the same way as you wear in a trouser. ड्रेस और इन सब की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं इसकी भी बात नहीं कर रही हूँ कि औरतें ही खाना क्यों बनाएं, आदमी ही खाना क्यों ना, आदमी भी बनाएं, वो बेटर है। लेकिन ये सब के फिर आप हर चीज़ को जेंडर कलर कर देते हो ना जब, तो फिर औरतों को रोकने का एक होता है कि दैट बिकम्स अ टूल टू स्टॉप देम। कभी हमने पहले सोचा था कि पायलट की फोटो हमेशा हम आदमी की देखते थे, या किसान की फोटो हमेशा आदमी की देखते थे। अब क्यों ऐसा है कि पायलट, इंडिया में तो सबसे ज़्यादा पायलट औरतें हैं। आप एयर इंडिया में देख लीजिए, विमेन आर मोर विमेन पायलट्स आर देयर। सो अब कुछ हम कामों को भी रोकते हैं औरतों को, बिकॉज ये औरत का काम नहीं है। जब वो हम कंट्रोल करते हैं ना, तो औरत को हम पीछे कर रहे हैं। उसमें मैं कहती हूँ कि जेंडर फ्री सोसाइटी होनी चाहिए। ओके। ये नहीं है कि औरतें बच्चा पैदा करना बंद कर देंगी। जेंडर फ्री मतलब आदमी ने ऐसा नहीं है, वो जो आपका वो औरत का ही काम है। लेकिन नर्चरिंग का काम आदमी भी कर सकते हैं। वहां हम औरत को रोक देते हैं कि तुम जॉब छोड़ो और तुम बैठो, बच्चे घर में देखो। आदमी बाहर जाएगा और काम करेगा। सो व्हाट यू आर एसेंशियली सेइंग इज कि रोल डिवीजन या फिर जेंडर बेस्ड रोल डिवीजन इज फाइन, बट इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। Yeah. Okay. So it should be a choice of a woman. If she wants to sit at home, it should be her choice. She wants to look after children, she should not be forced on कि तुमको यही करना है। और मैम एक और चीज़ इसके अंदर, जब जैसे यंग वुमेन एंड यंग पीपल दे ट्राई टू एमुलेट थिंग्स, वो उनको आप कोई भी चीज़ दिखाओगे या कोई ऐसे बड़े पर्दे पे कोई चीज़ दिखाई जाती है, वो बहुत जल्दी समझते हैं कि यही दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। इन दी एज जहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन इतना रैपिडली हो रहा है, एंड हमें एज इंडियन सोसाइटी हमें अपने मॉडल्स आइडियल्स को री इन्वेंट करके, रीपैकेज करके अपनी यंग ऑडियंस को देना चाहिए, और वो इतना सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा इन दी एज वेयर नेटफ्लिक्स एंड OTT प्लेटफॉर्म्स आर सो लार्ज एंड सो ह्यूज। क्या वेस्टर्नाइजेशन की वजह से आपको लगता है कि इसमें किसी ना किसी तरह की हिंडरेंस आ रही है
क्योंकि perhaps the young people are not able to get fine guidance on how gender should play out in our society? ये पहले तो ऐसा हुआ था बीच में, जो मिडिल पोर्शन आप देखें 70s 60s हिप्पीज और वो कल्चर जो आया था इंडिया में, और हम वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा मुड़ गए थे। लेकिन अगर आप पिछले 10 साल में देखें तो आई थिंक वेस्टर्न कंट्रीज आर ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स इंडियन कल्चर एंड दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अस। अब यूथ भी बहुत चेंज हो रहा है। अगर आप राम मंदिर की बात करते हो ना, अभी राम मंदिर बना और उसके बाद मैं इमिजिएटली वो सेरेमनी अटेंड करने के बाद एक नॉर्मल लखनऊ के हनुमान टेम्पल में गई, तो मैंने देखा पढ़ा लिखा यूथ उस मंदिर में आया हुआ था। देवर सिंगिंग राम सॉन्ग्स और हनुमान के गाने वो गा रहे थे, और मुझे देख के बड़ा चेंज और अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज लगा कि आज का यूथ अगर मंदिर में वापस आ रहा है तो वो कम से कम ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा, और वो जो एक गलत किस्म का कल्चर हमारी देश में घुस गया है वो उससे दूर होगा। और ये पिछले 10 साल में बदला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार आपको ज़बरदस्ती कर रही है, लेकिन सटल चेंजेस बिना कहे या एग्जाम्पल से भी होते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर आप देखेंगे उनको हैट में और ट्राउजर्स में, कई जगह बहुत स्मार्टली दूसरी तरह से ड्रेस्ड, वहाँ वो आप धोती में और एक अलग उसमें भी मंदिर जाते हुए, तो यूथ कहीं ना कहीं इंस्पायर होता है उनसे कि, और वो बहुत रिजिड नहीं है अपने ख्यालों में। वो ऐसे नहीं करते कि आपको ये नहीं करना, जैसे बहुत कई रिजिड भी होते हैं। ही इज़ नॉट रिजिड अबाउट इट, ही इज़ वेरी मॉडर्न। व्हेन ही इज़ टॉकिंग टू यूथ ही इज़ टॉकिंग इन देयर लैंग्वेज। तो वो देख के इंस्पायर होता है आज का बच्चा कि ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व में बहुत रिजिड चीज़ें हैं। मेरे ख्याल आधे लोग ये जानते ही नहीं है कि हिंदुइज्म इज़ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट अबाउट धर्म नहीं है ये केवल। और इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें, हम जितना अडेप्ट कर लेते हैं दूसरों को, बाकी धर्मों में नहीं है। हम सारे कल्चर्स को अडेप्ट करते हैं, ऐसे बाकी धर्मों में बहुत रिजिडिटी है। तो ये चीज़ें यूथ को पसंद है, एंड इट इज़ कमिंग बैक टू इंडियन कल्चर, टू हिंदुज़म। ये बहुत यूथ जो परहैप्स पहले एक दौर ऐसा आया था जो शायद अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को थोड़ा भूल चुका था या फिर किसी एक छोटे नजरिए से देखने लगा था। हाँ, वो नजरिया बदल रहा अब है। नजरिया बदल रहा है। आपकी इंटरनेशनली भी इमेज इतनी अच्छी हुई है। आज अगर आप कुंभ में देखिए तो बाहर के लोग कितने अट्रैक्ट हो रहे हैं देखने, अपने लोगों से ज्यादा बाहर के लोग देखने आ रहे हैं। आपने पहले कुंभ को कैसे दिखाया था कि दो भाई बिछड़ते हैं, उसमें खोने का ही, मतलब मूवीज ने भी एक गलत दिखाया था। और कुंभ में क्या होता था, गंदगी। हम लोग पढ़ा लिखा इंसान जाना नहीं चाहता था वहां पे कि इतनी गंदगी है, वहां पे खो जाते हैं, खाने को नहीं मिलता, बीमार हो जाते हैं जाने। आज आपने सारी फैसिलिटीज, आज जो वो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, बच्चे जाके वहाँ रील्स बना रहे हैं, उससे भी कमा रहे हैं। वहाँ मैं पढ़ रही थी कि यूपी गवर्नमेंट कितने करोड़ों कमाने जा रही है इस पूरे उसमें। टूरिज्म का एक तरीका हो गया ये। तो आपने एक पैकेज बना के दिया इसको भी, आप कुंभ को भी मार्केट कर रहे हो एक पैकेज की तरह से, नॉट ओनली कि धर्म के उससे, धर्म तो है ही है, लेकिन बाहर से लोग टूरिज्म की तरह से भी आ रहे हैं। तो ये दिखाने का नजरिया आप कैसे पेश करते हो। बट ये जो एंटायर दिस आइडिया ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, आपको लग रहा है कि उतना रैपिडली उसमें बदलाव आ रहा है या मोर शुड बी डन? नाउ इट इज, आई थिंक it's taken a U-turn. नो, इट इज टेकन U-turn, लेकिन दोनों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को मैं नहीं ये कहती कि हम वापस उसी में चले जाएं पूरी तरह, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम बोथ द साइड्स। हम फैमिली ओरिएंटेड फिर से ज़्यादा होते जा रहे हैं। बीच में ये हो गया था कि बिकॉज हम वेस्टर्न कंट्रीज से सीखते थे कि आप जल्दी छोड़ सकते हो वाइफ्स को, अब आप, और इनफैक्ट बॉलीवुड से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो बॉलीवुड में कितने डिवोर्स हुए तो लोग सोचते थे कि हम भी बहुत इजी है। अब वहाँ पे भी देखिए फैमिली ओरिएंटेड हो रहे हैं, स्पेशली अब सदर्न मूवीज़ का क्यों इतना ज़्यादा हो गया,
क्योंकि वहाँ हिंदुज़म, फैमिली ओरिएंटेड मूवीज़, वो सब कुछ है। लोग ज़्यादा वो चला रहे हैं। अब बॉलीवुड फेल होते जा रहा था, अब वो भी वापस यू टर्न कर रहा है, फैमिली को फैमिली को तो कर रहा है। टब्बर इकट्ठा किया, जैसे वो कई सारी मूवीज हैं हाँ। कि फैमिली को इकट्ठा करना जरूरी है। हम्म। तो ये वाला बदलाव आप कहते हैं पिछले 10 साल के अंदर अलग अलग तरीकों से नज किया गया है, जिस वजह से ये इंश्योर कर पा रहे हैं। हाँ, और ये मिक्स ऑफ बोथ द वर्ड्स है, और वी ब्रिंग द बेस्ट इन प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। नाउ द वर्ल्ड इज नॉट वेरी फार, कि हमें पहले लगता था लंदन कितनी दूर, ओह शिप में बैठ के जाते थे तो ऑब्वियसली 2.5 महीने का प्रोजेक्ट 2.5 महीने का, या अमेरिका कितनी, आजकल सब कुछ इतना पास है। अगर आग लगी है कैलिफोर्निया में तो हमें भी प्रॉब्लम हो, हम भी रोज देख रहे हैं वीडियो, रोज हमें लग रहा है अरे क्यों नहीं बुझ रही, हमारे यहाँ भी लोग चिंता कर रहे हैं। सीज फायर होती है तो भाई इंडिया के अंदर ट्विटर फायर स्टॉर्म में आ जाता है कि भाई इजराइल और हमास में। तो हम लोग सारे, मुझे लगता है कि हम वर्ल्ड इज वो विश्व एक छोटा सा वो बन गया है कुटुंब की तरह से। तो वो मुझे लगता है हम सारे जुड़े हुए हैं आपस में, अब बहुत दूर नहीं है एक दूसरे से। मैं ये आपने फैमिलीज वाले बात की ना, जैसे एक दौर था जब न्यूक्लियर फैमिलीज को पढ़े लिखे परिवार भी बहुत प्रोपोगेट और बड़ा पुश किया करते थे कि भाई एवरी वुमन शुड हैव अ सेपरेट होम, कि भाई एक परिवार वही है जिसके अंदर एक हस्बैंड वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं। ये क्योंकि आपने वो जर्नी देखी है एंड आप बिकॉज यू वर वेरी मच विद द पार्टी, आप ग्राउंड पे काम भी करा करती थी, आपने बदलाव भी देखा है वो सामने अपने। ये न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट कब इतना ज़्यादा राइज हुआ, या डू यू थिंक इट वाज इन सम वे शव्ड डाउन अपॉन अस, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बात करी जाने लग गई होगी, या फिर मूवीज़ के अंदर आने लग गया कि सबके अंदर शायद एक, मैं गलत भी हो सकता हूँ, एक परिवार में या एक औरत के अंदर या एक पुरुष के अंदर, हस्बैंड वाइफ में किसी में भी एक एम्बिशन इस तरह का होने लग गया हो कि भाई न्यूक्लियर फैमिली ही चाहिए, जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए। ये चेंज कब आना स्टार्ट हुआ, और डू यू थिंक कि इसमें भी थोड़ा बदलाव आ रहा है, रिवर्सल में जा रहा है अभी? ये न्यूक्लियर फैमिलीज तभी आने लगी जब ये मूवीज में भी दिखाया जाता था कि सासों को हमेशा गलत तरीके से ही दिखाया जाता था, शी इज द डिमन, और ये तंगी करेगी। और एक यंग गर्ल्स के बीच में ना दिमाग में डर रहता था कि मैं शादी होके जाऊंगी, कैसे ट्रीट करूंगी। और फिर बीच में बहुत सारा ये ब्राइड बर्निंग का भी बहुत सारे केसेस आने लगे, जलाया जाता था लड़कियों को, और बहुत गलत गलत चीज़ें हुई। ये 70s में, अगेन 70s 80s में ये हुआ। धीरे धीरे लॉज टफ हुए, इसी के कारण बहुत सारे टफ लॉज आए। और 498 इसी का एक वो था कि 498 बनाया ही इसलिए था ये कि लड़कियों को सुरक्षा दी जाए। फिर लड़कियों को भी समझ आई जब वो काम करने लगी आज के दौर पे कि जब वो जॉब करती हैं तो घर में अगर इन लॉज रहें, चाहे काम कोई और भी देखे, लेकिन अगर बच्चों के साथ दादा दादी या नाना नानी हैं तो बच्चे ठीक से पलेंगे। तो आज का दौर में मैं कहूँगी सासें भी बहुत फ्रेंडली हैं, ऐसा नहीं है, वो वाला हाल नहीं है पहले वाला, क्योंकि वो भी पढ़ी लिखी मदर इन लॉज हैं, और उनको भी पता है कि अगर हम ठीक से अब रखेंगे तो हमारे बुढ़ापे में ये भी ठीक से हमें बिहेव करेंगी। बहुत सटल अच्छे से चल रहा है, मुझे लगता है आज बेटर सासें हैं हमारे दौर की सासों से, और आज बेटर बहुएं हैं हमारी दौर की बहुओं से। एंड जो सासें जिनकी आप बात कर रहे हैं, मदर इन लॉज होगी या फिर जो बड़ी लेडीज होगी परिवार के अंदर, डू यू पुट द ब्लेम ऑन देम, या ऐसी चीज है कि दे डिड नॉट नो एनी बेटर? नो, बिकॉज नो, आई डोंट पुट ब्लेम ऑन, दे सफर्ड देमसेल्फ ऑल देयर लाइव्स, so they had no idea they never had an idea कि ऐसे भी रह सकते हैं। और ऐसा नहीं है हमने कर दिया, लेकिन मेल, अगेन आई विल टॉक अबाउट इट, मेल never used to talk directly to their daughter-in-laws, they used to nudge their wives कि ये कह दे। सो फेस पे वो गलत हो जाती थी, जबकि ये फैमिली थिंकिंग थी। आई एम नॉट इवन सेइंग कि men were bad or they were no good or bad, ऐसा नहीं था। सिचुएशन है, वो दौर ऐसा था, सिचुएशन ऐसा होता है था या होता है, जब अभी भी होता है, तो कुछ शायद वही एजुकेशन की कमी। पर एक और बात बताइए, बदलाव सिर्फ एजुकेशन को आप क्रेडिट करेंगे, इकोनॉमी को? क्योंकि explain, and it is interrelated both education and economy। एक शायद एक दौर था जिसके अंदर महिलाओं के ऊपर, अगर किसी ने, जैसे एक हस्बैंड ने वाइफ पर
हाथ उठा दिया या किस तरह की बात कर दी या कुछ ऐसे डिमीनिंग बात कर दी या उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया, शायद क्योंकि जनरल इकोनॉमी का भी फैमिली की इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोस्पेक्ट्स आपके बहुत लिमिटेड हुआ करते थे, तो एक औरत के पास भी या वाइफ के पास भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता होगा शायद बाहर निकलने का, कि क्या वो उस रिलेशनशिप को छोड़ के बाहर निकल सकती है, क्योंकि शायद वो अपना ख्याल ना रख पाए, शायद उसके पास एवेन्यूज़ नहीं है, शायद फैमिली के पास उसके पेरेंटल साइड पे शायद इतनी इनकम ना हो। तो डू यू थिंक एजुकेशन इज़ अ बिगर लिबरेटर, या इकोनॉमी ने ये मदद किया कि एक इकोनॉमी जिसके अंदर महिलाओं के लिए भी अलग अलग एवेन्यूज़, अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, अगर एक महिला अपना घर चलाना चाहे और वो कोई भी एक जॉब सीख करके अगर घर चलाना चाहे वो भी चला सकती है, वो स्ट्रेंथ शायद इकोनॉमी से आई है और उस इकोनॉमी को फ्यूल करने के लिए एजुकेशन का रोल रहा। ये वही मैंने कहा, इंटर रिलेटेड है, क्योंकि लड़कियां पढ़ी लिखी थी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी। पहले इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं, कभी स्टार्टअप में ये नहीं सोचा था कि लड़की भी स्टार्टअप कर सकती है। आज 70% स्टार्टअप लड़कियां कर रही हैं। कभी लोन्स में लड़कियों को मिलेगा इतना इजीली लोन, अब आज एमएसएमई में लोन ज़्यादा लड़कियों को मिल रहा है और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है। पहले गांव की औरतों को ये नहीं पता था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के वो अपना कमा सकती हैं, आज वो कमा सकती हैं। आज द्रोण दीदीज को अनपढ़ भी लड़की लेडी है तो वो द्रोण दीदी बन सकती है। वो मतलब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है महिला के लिए। आज फार्मिंग हो, डेयरी फार्मिंग हो, पिगरी हो, फिशरी हो, हर जगह महिलाओं के लिए खुला हुआ है। तो छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे आप स्किल देख लो या एजुकेशन में आईटी जॉब्स देख लो, आईटी में महिलाएं कितनी ज़्यादा आ रही हैं। पहले स्टेप में कहाँ थी महिलाएं, आज स्टेप में महिलाएं पूरी, आप लड़कियां आज देखेंगे। साइंटिस्ट देखिए, आर्मी में अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई। आप अपॉर्चुनिटीज़ के मतलब मिलिट्री स्कूल्स में हैं लड़कियां आज, एनडीए में भी जाने लगी। हमारे ज़माने में कहाँ था? अगर ये होता तो शायद मैं आज जनरल होती आर्मी में, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा बेटर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं लगती लड़कियों के लिए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका कितना ये प्रॉब्लम्स जो हैं, हमने एक पर्सपेक्टिव जो हमने वो सोसाइटी वाला पर्सपेक्टिव देखा है, कितना इसका ओनस एक मतलब सोसाइटी के अंदर भी आदमी पर कितना जाता है, और सोसाइटी के अंदर जो लेट्स से अ मैरिड वुमन या अ वुमन इन अ रिलेशनशिप, उसके पार्टनर पे जाता है कि कैसे वो किसी भी चैलेंज, बी इट इकोनॉमिक चैलेंज, जैसे आपने पर्सनल स्टोरी बताई ना कि आपके हस्बैंड ने आपको वो फ्रीडम दी, आपके फादर ने भी आपको फ्रीडम दी कि आप स्किल सीखें, आप हस्बैंड ने फ्रीडम दी, आपको बोला कि पुश फ्रीडम किया, दी वाली बात नहीं कहूँगी, पुश किया, नो पुश भी नहीं किया। मुझे रोक मतलब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट की। फ्रीडम मैंने किसी से मांगी नहीं। अच्छा, फ्रीडम curtailment वाज, नहीं किया गया। हाँ फ्रीडम मैंने कभी किसी से नहीं मांगा। मैंने कभी ये कभी नहीं पूछा कि मैं यहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ। मैं बताया मैंने, क्योंकि फ्रीडम हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है। मुझे फ्रीडम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं 18 से ऊपर हूँ तो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था पर हमेशा ऐसे से। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और फैमिली वैल्यू सिस्टम्स के अंदर वो बैलेंस आउट को क्या कैसे करेंगे आप? आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए परिवार में। आपको पता है मतलब, और आपके परिवार को भी पता है कि आप गलत काम नहीं करने जा रहे। दे आर जस्ट स्टैंडिंग बाय यू, उतना ही चाहिए परिवार से। आपको कोई पुश करने वाला या आपके लिए कोई सीढ़ी बना के दे, वो नहीं चाहिए। आपके रास्ते पे खड़ा होके रोके ना, बस इतना चाहिए होता है। तो वुड यू अग्री कि जो रोकने वाला जो आइडिया था वो या तो इम्पोज करा गया डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हैबिट से नज किया गया था, एक सोशल कंडीशनिंग कर दी गई थी वुमेन की, जिसने उन्हें उस वो पिंजरे के अंदर कैद कर दिया। दिया था भी नहीं बोलेंगे, अभी भी बहुत कुछ है ये प्रिवलेंट। अभी भी तो है? इस बहुत कुछ है। आप कह रहे हो लड़कियां खुद के अराउंड अपने आप ही बुन लेती हैं, एक मैं कहूँगी वेब बुन के रखती हैं और फंस जाती हैं। मैंने बहुत सारी बच्चियां आती थी मेरे पास कि मैं मैम MBA हूँ, मैं पढ़ी लिखी अच्छी हूँ, मैं पहले शादी से पहले जॉब भी करती थी, लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ और मेरा हस्बैंड मुझे मारता है। ही इज़ सीइंग समबडी एल्स, बट आई डोंट वांट टू लीव हिम, आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम। तो एक उसने खुद के
लिए ही अपना वेब बना लिया, और वो उससे एक ईजी भी है कि वो मेरे बच्चे पाल रहा है, वो देख रहा है, मैं कैसे पालूंगी बच्चे। तुम पढ़ी लिखी हो, तुम MBA हो, तुम नौकरी कर सकती हो, फिर तुम क्यों मतलब मैं उनको ये कहती कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। इफ ही इज सीइंग समवन एल्स, ही डजंट वांट टू लिव विद यू, तो आप क्यों रहना चाहते हो जब वो नहीं रहना चाहता। हमने लड़की को ये कह के कि तुम्हारी शादी है और उसके बाद तो तुम उसी की हो, उसके बाद तुम नहीं निकल सकती वहां से, ये पेरेंट्स बना देते हैं, ऐसी कंडीशनिंग कर देते हैं, सोसाइटी कंडीशनिंग कर। पेरेंट्स भी क्या करें, अगर लड़की वापस चली जाए तो सोसाइटी उनको तंग करती है कि अरे डिवोर्स हो गया तुम्हारी बेटी का। तो ये सारी कंडीशनिंग जो है आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं खत्म हो गया है। तो इस इन कंस्ट्रक्ट्स को तोड़ा कैसे जाए? व्हाट कैन से NCW डू, या फिर सरकार या फिर समाज क्या कर सकता है कि इन कंस्ट्रक्ट्स को माइंड तोड़ें? चेंज कर सकता है, और वही NCW भी कर रहा था, सेमिनार्स, टॉक शोज, प्रोग्राम्स, बहुत सारे पॉडकास्ट हमने किए वहाँ पर NCW में, बहुत सारे TV प्रोग्राम्स, कि हम सोसाइटी को का माइंडसेट चेंज करें, और कुछ भी चेंज नहीं कर सकता इसमें। और सोसाइटी का चेंज सिर्फ क्या NCW, या किस तरह से ये इंश्योर किया जाए कि ये जो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, बिफोर दैट, पर क्या ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स सिर्फ अर्बन एरियाज में है या रूरल एरियाज में ज़्यादा है? एवरीवेयर। हम ये ना समझें कि अर्बन एरिया में नहीं है, अर्बन एरिया में भी बहुत है। लेट मी टेल यू, गांव में या छोटे कस्बे में अगर लड़की को मारेंगे तो वो चिल्लाएगी और 100 नंबर भी दबाएगी और बुलाएगी पुलिस को। लेकिन शहर में अगर पढ़ी लिखी फैमिली में अगर लड़की पिटती है तो वो बाहर कह नहीं सकती है कि मेरी फैमिली की इज्जत, मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा, या मेरे इन लॉज की इज्जत का क्या होगा। वो नेक्स्ट डे पार्टी में भी जाएगी और मेकअप करके जाएगी, पूरा छुपाएगी अपनी चोट को भी। लेकिन गांव की लड़की या छोटी कस्बे की लड़की नहीं छुपाएगी, वो शोर मचाएगी, वो कहेगी, उसको पुलिस थाने में जाने में घबराहट नहीं होगी। ये हमने यहाँ पे प्रेशर भी डाला हुआ है, एजुकेशन का प्रेशर, एक सोसाइटी में कि हम किस रुतबे से आते हैं। तो डू यू थिंक परिवार में भी और समाज के अंदर भी जेंडर से रिलेटेड एक कांस्टेंट एक वो पावर टसल चल रहा होता है कि कौन किससे ऊपर है, हस्बैंड ऊपर है, वाइफ ऊपर है, कौन हाथ उठा सकता है? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आज के केसेस में बहुत सारे, जैसे आपने हाथ उठाने की बात की, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड्स टॉर्चर नहीं हो रहे, या कई ऐसे केसेस आते हैं, कंपैरेटिवली नंबर्स कुड बी ड्रास्टिकली डिफरेंट, हाँ, बट स्ट्रे केसेस या दोज केसेस आल्सो एग्जिस्ट। सी मैं वही कहती हूँ, ये सोसाइटी इज मेड अप, औरतें भी गलत होती हैं। अब ये तो नहीं है कि क्रिमिनल सिर्फ आदमी होते हैं, औरतें भी होती हैं। क्रिमिनल माइंडसेट किसी का भी हो सकता है, लेकिन औरतों का बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अगर मैंने जेल्स में बहुत गई हूँ और जेल्स में महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, वहाँ पर भी ऐसी मर्डर करके आती थी, और अधिकतर वो मर्डर तब करती हैं जब उनसे सहन नहीं होता, उनके ऊपर बहुत कुछ अत्याचार हो चुका होता है और उनको लगता है कि ये मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तब जाकर वो मर्डर करती हैं। लेकिन हाँ, ऐसे भी हैं जो क्रिमिनल माइंडसेट के हैं और टॉर्चर, जैसे आप कह रहे हो टॉर्चर करते हैं, वो ऐसा भी है, परसेंटेज बहुत कम है। हम देयर इज नो कंपैरिजन। लड़कियां तो कह ही नहीं पाती, आदमी कह तो सकते हैं, लड़कियां तो कहती ही नहीं है कहीं पे भी, उनको जाने का हक ही नहीं है कि बाहर जाके कंप्लेंट करें। मैम, जैसे हमने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की तब ये भी बात एक हो रही थी ना कि शायद लड़कों की या आदमियों की बचपन से इस तरह की ग्रूमिंग करी जाती है कि वो भी शायद अपने इमोशंस, अपने चैलेंजेस, वही जेंडर, आपने उन पे भी बोझ डाला हुआ है बहुत ज्यादा। जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि औरतों के ऊपर इनइक्वालिटी है, आदमियों के प्रति भी बहुत है कि आप उनको बचपन से कहते हो कि यू आर अ मैन, हाउ कैन यू क्राई। हम छोटे से लड़के को, 4 साल के लड़के को अगर वो रोता है तो बोलते हैं अरे यू आर अ बॉय, वाई यू आर क्राइंग, बॉयज डोंट क्राई। तो आपने उनको कंडीशन कर दिया है कि रोना नहीं है। आप बहुत कुछ रोने से निकल जाता है अगर आप रोते हो या किसी से शेयर करते हो अपनी प्रॉब्लम। हम शुरू से उनको कहते हैं कि तुम्हें सारे बोझ तुम्हारे ऊपर है। अगर इनइक्वालिटी है, लड़कियां काम नहीं कर पा रही बाहर, तो लड़कों के ऊपर भी बोझ है कि उनको कमा के लाना है पूरी फैमिली के लिए। हम वो भी नहीं समझते, जब इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि लड़कों के ऊपर आपने सारा बोझ डाल दिया कि वो कमा के लाएं और लड़की सिर्फ बैठ के खाए।
तो ये यहाँ पर भी आप लड़के को नहीं पता इतना प्रेशर है उसकी लाइफ में, बचपन से प्रेशर है या बाद में है या कमान जॉब का टेंशन है, उधर वाइफ ने भी कुछ कह दिया तो वो नहीं ले पा रहा। तो आप देखोगे अगर डेटा देखिए आप निकाल के, इंडिया का ही डेटा देखिए अगर सुसाइड्स का, तो मेल सुसाइड्स ज़्यादा हैं। ये वो इसीलिए हैं क्योंकि वो शेयर नहीं कर पाते, मेंटल हेल्थ का नहीं पता उनको। और औरतों को भी बहुत टेंशन्स हैं, ऐसा नहीं है। और पेन लेने की थोड़ी मुझे लगता है औरतों में ज़्यादा सहन शक्ति है, वो नेचुरल भगवान ने दी है उनको। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आप हम बच्चा पैदा करती हैं, अगर आदमी को बच्चा पैदा करना पड़ जाए तो मुझे नहीं लगता, मैं तो अपने हस्बैंड को दांत की दर्द में भी बहुत कराते देखती हूँ और बुखार में भी बहुत ज़्यादा हाय हाय होता है। हम लोगों को इतना नहीं होता, मतलब हम ऐसे नहीं दर्द में रोते। तो हमें हमारे ऊपर प्रेशर ये है कि हम सहना आता है, ये विच इज़ नॉट गुड कि हम इतना नहीं सहना चाहिए। आदमियों पे ये प्रेशर है कि वो बेचारे कह ही नहीं सकते। बट डू यू थिंक दैट इट्स परहैप्स अ टाइम कि जिस तरह का कमीशन विमेन के लिए है, उस तरह का कमीशन या किसी तरह की कॉन्वर्सेशन होनी स्टार्ट हो फॉर मेंस राइट्स? आई थिंक कमीशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सोसाइटी में कमीशन इसलिए बनाया गया, इंडिया में इसलिए बनाया गया क्योंकि जैसा मैं कह रही हूँ माइंडसेट के कारण एक इनइक्वालिटी है बहुत ज़्यादा औरतों में। अब हाँ कुछ केसेस होते हैं एक दो, लेकिन वो ज़्यादा मीडिया में नज़र आते हैं कि वो औरत गलत है। और पीछे कुछ महीनों से ये कॉन्वर्सेशन होने लगी है कि जैसे ऐसे लगा है कि सारी औरतें गलत हो गई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी औरतें ज़्यादा सहती हैं और ये सहना किसी को भी नहीं चाहिए, ना मेल को ना औरत को, ये बिल्कुल ही गलत है। और इक्वालिटी इनइक्वालिटी की बात आज भी हम अगर कर रहे हैं शादी के उसमें, तो मुझे लगता है हम बहुत पीछे हैं। फिर हम कहाँ बात कर रहे हैं कि हम मॉडर्न हो रहे हैं। थोड़े से कुछ गलत लोगों के कारण ये नहीं है कि मेल कमीशन की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है, कमीशन की ज़रूरत नहीं है। बट येस, मेल ऑल्सो शुड कम आउट एंड टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम। कॉन्वर्सेशन इज मस्ट। और जब हम मेंटल हेल्थ की, मैंने एनसीडब्ल्यू में काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट बनाई थी कि विमेन यू शुड स्पीक आउट। आप जब तक बात नहीं करते ना तो आप फिर अंदर घुटते रहते हो। आदमियों को भी चाहिए कि वो बात करें, कन्वर्स करें। और कपल्स में कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट टूल फॉर गुड रिलेशनशिप। आजकल कम्युनिकेशन ख़त्म हो जा रहा है, हम लोग मोबाइल्स पे ज़्यादा रहते हैं। एक दूसरे को बुलाना भी है तो मोबाइल से एक कमरे से दूसरे कमरे में बुलाते हैं। वी डोंट सिट एंड टॉक। जहाँ रिलेशनशिप में यू स्टॉप कम्युनिकेटिंग, वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। ज़रूरी नहीं है आप उन्हें डेट नाइट करनी है और बाहर खाने जाना है और तब बात करनी है। यू शुड हैव फ्यू आवर्स विद ईच अदर विदाउट मोबाइल्स, वेयर यू कैन सिट एंड टॉक टू ईच अदर। ये एक मुझे लगता है गुरु मंत्र है अच्छे रिलेशनशिप का। मैम, हमारी टीम की एक रिसर्चर है, उन्होंने रिसर्च करते हुए ना शी वांटेड टू आस्क कि क्या एनसीडब्ल्यू की अप्रोच एक टॉप डाउन अप्रोच रहती है, और डू यू प्रेफर और डू यू थिंक कि चेंज बॉटम अप अप्रोच से ही आता है एंड दैट इज़ परहैप्स अ राइट वे टू गो अहेड विद? इट शुड बी फ्रॉम बोथ द वेज। जहाँ लॉज बनाने पॉलिसी मेकिंग की बात है वो टॉप डाउन है, टॉप से शुरू होगा तभी नीचे जाएगा। और जहाँ समाज को बदलने की ज़रूरत है वो नीचे से होगा। फिर वो ऊपर से आप प्रेशर नहीं डाल सकते। मतलब एक प्रधानमंत्री किसी की फैमिली के लिए तो ऑर्डर नहीं करेगा ना कि तुम ये ठीक से चलाओ। वो लॉज बना सकता है आपके लिए, वो पॉलिसीज़ बना सकता है आपके लिए, वो नई अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है आपको। लेकिन परिवार में औरत को क्या अपॉर्चुनिटी देनी है वो तो आप गांव में बैठा हुआ एक परिवार ही देगा ना। तो दोनों तरफ से अगर हम सोचेंगे, एक परिवार और एक ऊपर बना, तभी मुझे लगता है समाज में बदलाव आएगा। आपने लेट्स टेक योर एनसीडब्ल्यू जर्नी, व्हेन डिड यू जॉइन एनसीडब्ल्यू? 2015 में, अगस्त This was say only 2 or 3 years after the Nirbhaya. 12 में हुआ था ना 12 में हुआ निर्भया। था, दिसंबर 12 में हुआ था। तो आपने 3 वर्षों बाद आपने वो ज्वाइन किया। क्या उस टाइम पर जो फ्योरॉर मचा था पूरे देश के अंदर, क्या उसका कोई सार्थक एंड पर लेकर आ पाए हैं हम कि भाई कोई ऐसे बदलाव लेकर आ पाए हैं हम?
हम लॉज तो हमने टफ कर दिए थे, जुवेनाइल एज भी हमने बढ़ा दी थी, लेकिन क्या हुआ उससे, उसके बाद और भी ब्रूटल केसेस हुए हैं और निर्भया वाज वन ऑफ देम आई थिंक। अब उसके बाद तो बहुत कुछ हो चुका और भी, और हम हर केस को बोलते हैं ये निर्भया टाइप है। एक क्राइटेरिया बना दिया हमने उस केस का कि निर्भया टाइप है। ऐसा नहीं है कि बहुत बदलाव आया हो समाज में। मुझे लगता है आज भी बहुत कुछ करना बाकी है, चाहे और वो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बने लेकिन फास्ट ट्रैक नहीं हो पाते। सबसे ज़्यादा पेंडेंसी इन द कोर्ट्स, और जो जल्दी जजमेंट नहीं मिलता, तो हम एक एग्जाम्पल नहीं दे पाते हैं। लॉज चेंज करने से तब तक कुछ नहीं होगा जब तक वो जजमेंट्स जल्दी नहीं आने शुरू होंगे। और आप वो तारीख पे तारीख, वही आज भी चल रहा है, तारीख पे तारीख। आप जब तक नए लॉज, वो भी बेस्ट वे बन गया है ना कोर्ट्स को डिस्क्राइब करने का, तारीख पे तारीख। वही वही हो रहा है। क्या किया जाए, क्या अभी भी बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आती थी, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि लड़कियों के पास पैसा नहीं होता वो इतने लंबी फाइट करने के लिए। Litigation, yeah. उनके साथ पेरेंट्स भी नहीं खड़े होते जब वो इन सब चक्करों में हो जाती हैं। तो उनके लिए एक ये जर्नी होती है जो बहुत अकेली और लंबी होती है। तो इसलिए जब जल्दी, एक तो कोर्ट केसेस जल्दी होने चाहिए और जल्दी फैसले होने चाहिए ताकि वो एग्जाम्पल बन सके। ऐसे केसेस निर्भया टाइप, निर्भया को भी कितने साल लग गए, आज भी वो जुवेनाइल बच के आ गया, जो सबसे ब्रूटल था वो बच के आ गया। और उसको मैंने पढ़ा, दिल्ली सरकार ने कुछ पैसे वैसे दिए हैं उसको, दोबारा शॉप 4 लाख रुपया दिया एक दुकान खोलने के लिए। तो क्या एग्जाम्पल दे रही है सरकार भी कि एक जो सबसे ब्रूटल रेपिस्ट था, आप वो वापस आया सर पूरी करके, तो आप उसको एक वो दे रहे हो। मुझे लगता है फैमिलीज को, लड़की की फैमिली को हेल्प करना ज़्यादा ज़रूरी है जिसने अपनी What बेटी could be को। more chilling than this? या सो इट वाज वेरी चिलिंग। वो बहुत गलत हुआ, और अच्छा हुआ कि जुवेनाइल की एज कम कर दी गई। आज आप देखोगे टीनेजर के अगेंस्ट टीनेजर ही कर रहा है रेप। ज़्यादातर रेप्स जो बहुत ब्रूटल हैं वो टीनेजर्स कर रहे हैं, 16 साल, Why is 17 that साल। happening? पेरेंटल गाइडेंस नहीं है, माँ बाप के पास टाइम नहीं है उनके लिए। और दूसरा ये इंटरनेट का नेगेटिव इफेक्ट है, जो फ्री इंटरनेट है ना हमारा, एंड विदाउट पेरेंटल गाइडेंस जब बच्चे देखते हैं तो उनको गलत सही का नहीं पता। बहुत छोटी एज में सेक्स इज द वर्ड विच यूज टू बी टाबू विद इन आवर डेज, विच इज नॉट करेक्ट। बट पेरेंटल गाइडेंस अगर ठीक से पेरेंट्स बताएंगे व्हाट इज सेक्स एंड हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, एंड आप लड़कों को बताओगे ही नहीं, बात ही नहीं करोगे आप सेफ सेक्स और यस और नो का मतलब। नो का मतलब पता ही नहीं है लड़के को, वो नो लेना जानता ही नहीं। अगर लड़की नहीं कहेगी तो वो रेप कर देगा। नो का मतलब नो है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। बट सो सिर्फ एक तो ये कॉन्सिक्वेंस आपने जैसे इंटरनेट की बात की कि बहुत सारी चीज़, ये नतीजा है कि इंटरनेट का, कि बहुत सारे लोग जो चाहे सोशल मीडिया का एक्सेस देखें, चाहे हम पॉर्न वेबसाइट्स का एक्सेस देखें, उसकी वजह से शायद जो यंग इम्प्रेशनेबल माइंड्स हैं दे डू नॉट नो एनी बेटर, क्योंकि उन्होंने वो दुनिया देखी, उन्हें दुनिया पता ही नहीं। उनकी दुनिया वही एक, परहैप्स वो शायद क्लासरूम हो या वो स्कूल हो या वो ट्यूशन हो, वही है। और उस दुनिया के अंदर एक बार दिमाग भ्रष्ट हुआ एंड इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ जैसे आप बता रही हैं वो बढ़ती जा रही है। बट उस पर और उसे रोकना कैसे, व्हाट कैन वी रियली डू टू कंट्रोल दैट डीजेनरेटिंग माइंडसेट? क्योंकि ये प्रॉब्लम, जैसे हम रेप्स, असॉल्ट, ईव टीजिंग की बात कर रहे हैं, आप ये समझिए जैसे आपने 70s 80s की बात कर रहा था, आपने 70s 80s के अंदर दी फर्स्ट एग्जाम्पल यू यूज्ड वाज ईव टीजिंग, के ईव टीजिंग हुआ करती थी। और अगर हम 2010 या 2010 की बात कर रहे हैं, द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट एनीबडी वुड यूज़ कि एक महिला के साथ क्या प्रताड़ित हो रही है, वी स्ट्रेट जंपिंग इनटू द मोस्ट हॉरिफिक थिंग दैट कैन हैपन, कि वो रेप हो रहा है। एंड सिर्फ ये नहीं है कि उसके अंदर कोई एज इज नॉट अ नंबर, मतलब देयर आर बच्चों के भी रो रहे हैं also and a 60-year-old woman also. So और उसके अंदर व्हेन वी गेट अ लिटिल डीपर इनटू इट वी अंडरस्टैंड कि शायद वो एक डीजेनरेटेड जो माइंडसेट है उसका इलाज कैसे होगा, क्योंकि ऐसे कमीशन इज़ डूइंग ग्रेट वर्क।
कोई भी समझदार सुलझा हुआ व्यक्ति चाहेगा कि उसका समाज जो है वो सही दिशा में आगे बढ़े और वहाँ पर उसकी महिलाओं को, उसके बच्चों को एक वो सेफ प्रोटेक्शन मिले। अगर हम अपने समाज या अपनी सोसाइटी के अंदर भी ये इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि यंग बच्चे या बच्चे, जब मैं बोल रहा हूँ मैं लड़का लड़की दोनों को हाँ इंक्लूड हाँ करके बोल रहा बिल्कुल। हूँ, एंड देन पोस्ट प्यूबर्टी लड़कियों को या उन चाइल्ड को वो कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उस गर्ल चाइल्ड को, उसके लिए हम क्या रियलिस्टिकली कर सकते हैं, क्योंकि ये चैलेंज इतना ह्यूज हो गया है। एंड उसका एक, जैसे आपने इंटरनेट की बात की ना, कि इंटरनेट का ही नतीजा है कि आज ईव टीजिंग तो बहुत मतलब छोटी बुक्स के अंदर चीज़ ये है। बात ही नहीं करते, मतलब ये ईव टीजिंग आजकल तो इज ऑनलाइन हैरेसमेंट हो गया है। कि वो ईव टीजिंग इज परहैप्स बिकम के दैट्स यू नो अ वे ऑफ फ्लर्टिंग आल्सो। अब बात अगर असॉल्ट की जाती है या फिर लड़की की एक्सप्लॉयटेशन की बात की, वो सीधा रेप पर आ रही है। तो ये इतना ये चेंज आ कैसे गया, जहाँ पर हमें वी आर पुटिंग मोर एफर्ट इन एजुकेटिंग आवर यंग पीपल, वी आर पुटिंग मोर एफर्ट इन बिल्डिंग लॉज पॉलिसीज, अलग अलग प्रावधान बना रहे हैं महिला की सुरक्षा के लिए, और कहीं पर और उसके बाद भी हम 4 दशक बाद ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं कि जो उनके जो यू नो केसेस हो रहे हैं, जो क्राइम्स हो रहे हैं, वो और हॉरिफिक होते जा रहे हैं। हमारे ज़माने में हमने रेप वर्ड नहीं सुना था, मैंने सच में नहीं सुना था। एज अ टीनेजर गर्ल हमारे पेरेंट्स ये ज़रूर कहते थे रात को जल्दी आ जाओ, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम होती थी उन दिनों में। ऐसे, लेकिन ये नहीं कभी सुना था कि रेप हो जाएगा इसलिए घर में जल्दी आ जाओ, ऐसा कभी वर्ड ही नहीं सुना था। मुझे याद है हम बाग में पढ़ने जाते थे और मैं अकेली भी पढ़ा करती थी घंटों वहाँ बैठ के, तो कभी ये नहीं सोचा था कि इस इतने बड़े बाग में मैं अकेली बैठी हूँ, कुछ हो जाएगा। ये अब चेंज इसलिए भी आया, एक तो हमारे टाइम में ना एक मॉरल साइंस हुआ करती थी स्कूल में, एक क्लास होती थी मॉरल साइंस की, और हम लोग पढ़ते थे उन सब व्यक्तियों की जिन्होंने समाज को अच्छा, चाहे हर रिलीजन में, ऐसा नहीं होता था कि एक ही रिलीजन का पढ़ाते थे, सब रिलीजन्स में से अच्छे एग्जाम्पल्स देते थे। वो ख़त्म हो गई कहीं ना कहीं, मॉरल साइंस आजकल नहीं पढ़ाई जाती। एजुकेशन में हम केवल ये देखते हैं कि बच्चा कितना पैकेज मिलेगा ये एजुकेट होने के बाद। आईआईटी करेगा तो इसको ये पैकेज मिलेगा, आईएम करेगा तो ये पैकेज मिलेगा। हम बचपन से उसको एक पैसा कमाने की मशीन बनाते हैं। हम उसे अच्छे इंसान बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? ना तो परिवार, मतलब मैं देखती हूँ इतना प्रेशर है परिवार के ऊपर कि वो घर बार छोड़ के कई बार अपना ज़मीनें बेचकर बैठ जाते हैं कोटा में बच्चे को पढ़ाने के लिए। कोटा में भी आपने देखा होगा कितने सुसाइड बच्चे कर रहे हैं। आपने इतना प्रेशर फैमिली पे भी, समाज ने, एक पैसा का बहुत प्रेशर हो गया है कि पैसा इज़ द स्टेटस सिंबल। अ गुड पर्सन, अ गुड ह्यूमन बीइंग, हम ये सिखा ही नहीं रहे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी इन द फैमिली दैट यू प्रोड्यूस अ गुड ह्यूमन बीइंग। आप अच्छा इंसान बनाओ। मैं हमेशा कॉलेजेस, स्कूल्स, पेरेंट्स सबसे बोलती हूँ, ये कमाना सीख जाएगा अगर ये अच्छा ह्यूमन बीइंग होगा, लेकिन अच्छा हुआ कमाता हुआ भी अगर अच्छा इंसान नहीं होगा तो वो सब कुछ खो जाएगा आपका, परिवार में भी खो जाएगा, समाज भी उसको लाइक नहीं करेगा। तो हमने उसको अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए कुछ सिखाया नहीं, फैमिली ने उसको कुछ दिया नहीं, उसको एक लैपटॉप पकड़ा दिया बिना ये करे कि ये देखना है और ये नहीं देखना। पेरेंटल लॉक्स भी होते हैं इन सारे डिवाइसेस में। वो भी मेरे ख्याल से अभी इंश्योर हुए, पहले कहाँ हुआ करते थे। हाँ, ये भी लेकिन धीरे धीरे बदलाव आना लेकिन स्टार्ट अगर हुआ है। नहीं था तो मेरे पास, मुझे लगता है हमने बच्चों को बहुत छोटी उम्र में कंप्यूटर लेके दिया था, तब नया नया आया था, बहुत ढाऊ डप्पा सा होता था, लेकिन था कंप्यूटर हमारे पास। मैंने कंप्यूटर तब सीखा था जब डॉस वगैरह होता था, जी। कोई अलग अलग लैंग्वेजेस होती थी, वेरी डिफिकल्ट, बट हमारे घर में वो सब कुछ था। मैं बैठा करती थी अपने बच्चों के साथ, मैं सिखाती थी उनको। आई यूज्ड टू सिट विद देम, जब कंप्यूटर ऑन होगा तो आई विल बी विद यू। लेकिन आज ये इतना टाइम नहीं है, और होता भी है तो हम माएँ रील बनाती हैं, बच्चों की भी रील बनाते हैं। जब टिकटॉक के अगेंस्ट मैंने एक मुहिम शुरू की थी एज एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन, उसको ब्लॉक कराने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। तो बहुत सारे माँ बाप ने मुझे लिखा कि हम तो, हमारी बच्ची हमारे लिए कमाती थी इतना पैसा, आपने बंद कर दी। तो क्या 5 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची आपकी कमाई का साधन हो सकती है? कमाई करेगी वो आपके लिए? आप उसका चाइल्डहुड खराब कर रहे हो, और आप उसको ऐसे पेश कर रहे हो, उसमें एक एडल्ट की तरह वो एडल्ट गानों पे डांस कर रही है वहाँ पर। आप क्या सिखा रहे हो? फिर आप वो सब पेश करोगे तो लड़के क्या करेंगे?
लड़के भी उसी तरह से गंदी, मतलब फूहड़ मजाक, गंदे मजाक बना के आप रील बना रहे हो, और लड़कियों को कितनी गंदी तरीके से पेश कर रहे हैं दोनों कपल्स, लड़के और लड़की। एक समाज कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम नीचे जाते जा रहे हैं, ऊपर जाने की जगह मोरालिटी जो खत्म हो रही है। हम मोरालिटी की बात ये नहीं करते कि आई एम नॉट इन दैट सेंस कि 18 से ऊपर हैं तो शादी से पहले सेक्स ना हो या ये ना, मतलब मैं इस ऐसी भी नहीं हूँ, लेकिन कम से कम आप गुड और बैड में तो समझना शुरू करो। आपने लाइफ पार्टनर चुनना है तो आप में उतनी समझ तो हो कि आपने लाइफ पार्टनर चुनना है। जब हमारी एज पे, अगर मैं कह रही हूँ कि मैं 15 साल में, तो हम तो फिजिकल होने की सोच भी नहीं सकते थे। मतलब माँ बाप ने इतना कुछ इसमें हमारे में भरा हुआ था कि टच भी नहीं कर सकते थे। आप सिर्फ लेटर्स के थ्रू एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे। वो रोमांस दूसरा होता था, वो अलग चीजें होती थी। आज बच्चे बहुत कुछ खुल गया इंटरनेट के, उसमें आप सब कुछ देख रहे हो, मतलब एवरीथिंग दे कैन But सी। do you think so in some sense it's a downfall, but क्या इसको रोकने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। वही मैंने कहा, स्कूल एजुकेशन से शुरू करना पड़ेगा। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी कई चीज़ें आई हैं, और मॉरल साइंस जैसी ही चीज़ें दोबारा से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको फिर से तीसरी चौथी के बच्चे को वो गुड सेंस प्रिवेल करे, उनमें वो सब कुछ सिखाना पड़ेगा। सिर्फ स्कूल में ही नहीं, पेरेंट्स को भी ये चीज़ें आनी चाहिए। और पेरेंटल गाइडेंस के लिए पेरेंट्स की भी क्लास होनी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है समय समय पर स्कूल वालों को, टीचर्स और पेरेंट्स को भी अपडेट करना चाहिए कि बच्चा हाउ टू रेज योर चाइल्ड, ये इसकी क्लास होनी बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी बच्चों को देख रही हूँ कैसे पाल रहे हैं, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा बेटर मदर्स हैं वो। अगर उनके छोटे छोटे बच्चे इतना कुछ जान पा रहे हैं तो इतना समय दे रही हैं, वर्किंग मदर होते हुए भी मुझे लगता है वो बहुत टाइम अपने बच्चों को दे पाती हैं। सैटरडे संडे उनका पूरा बच्चों का होता है। तो ये डिपेंड करता है आप कैसे पाल रहे हो। तो पेरेंट्स और स्कूल ही मुझे लगता है एक अच्छा, और फिर नेक्स्ट बहुत अच्छी होगी हमारी, और नेक्स्ट जनरेशन अच्छी होगी तो धीरे धीरे समाज भी अच्छा होगा।